Hello, dear students. I am Dilip Panchal from IIT Bombay. संभव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ठीक है। आज हम लोग जो है लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। कल मैंने आपको कोवेलेंसी वगैरह के बारे में बताया था, उसके आगे हम बढ़ेंगे आज। लेक्चर नंबर 8। मैंने आपको क्या क्या बताया था, देखो मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, एन के नीचे पी, ओ के नीचे एस, एफ 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 के नीचे Cl, इसके नीचे Br और इसके नीचे होता है आयोडीन, आई। तो ये बी, सी, एन, एन के नीचे पी, ओ के नीचे एस, एफ, Cl तक हम डिस्कस कर चुके थे। जैसे Cl का है वैसे ही Br, वैसे ही आई का होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इनके तो एटॉमिक नंबर बता दिए थे मैंने। बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, 30 से 15, 7 में 8 जोड़ो तो 15, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 8 में 8 जोड़ो तो 16, सल्फर का 8 से 16 याद रह जाएगा, क्लोरीन का 17, 15, 16, 17 एटॉमिक नंबर। अब ये Br का क्या होगा, आई का क्या होगा? डेफिनेटली कुछ न कुछ एटॉमिक नंबर तो होता ही है। इनका Br का, आई का फिक्स है वो, लेकिन वो हमें पता नहीं है, तो भी हम काम चला लेंगे। ठीक है। मान लीजिए आपको मालूम नहीं है एटॉमिक नंबर, तो भी आप काम चला लोगे, तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है। देखो, क्लोरीन का क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 9 इलेक्ट्रॉन है तो 1s2, 2s2, 2p5। 1s2, 2s2, 2p, 2p5। 5 और 4 9, 9 इलेक्ट्रॉन है टोटल। तो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2s2, 2p5। एनर्जी ऐसे बढ़ते हुए कौन से पीरियड का एटम है? दूसरे पीरियड का, 2s2, 2p5। क्लोरीन का हो जाएगा 3s2, 3p5। ब्रोमीन का हो जाएगा आउटर मोस्ट सेल का कॉन्फ़िगरेशन 4s2, 4p5। आयोडीन का हो जाएगा 5s2, 5p5। आउटर मोस्ट सेल पीरियड नंबर n इक्वल टू, ये n इक्वल टू 3 है, ये n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5। ठीक है। आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मतलब है, हमें अंदर वाले पोर्शन से मतलब नहीं है। ठीक है। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया ns2, np5। एनर्जी बढ़ते हुए इन ग्राउंड स्टेट वेयर n इक्वल टू पीरियड नंबर, n इक्वल टू पीरियड नंबर। ठीक है। तो इसको थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से लिख देता हूं मैं, इसको मिटा देता हूं, दोबारा से सिस्टमेटिक तरीके से लिख दे रहा हूं मैं इसको। लेक्चर नंबर 8 ऑफ जीरो चैप्टर। तो देखो, बोरोन
कार्बन, नाइट्रोजन, एन के नीचे पी, नाइट्रोजन का Z इक्वल टू 7 होता है, तो पहले एनर्जी लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे एनर्जी लेवल में 5 इलेक्ट्रॉन, तो 2s2 2p3। फास्फोरस का 3s2 3p3, तो जनरल लिख देंगे हम ns2 np3। ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आउटर मोस्ट सेल वेयर n इज द पीरियड नंबर। ऑक्सीजन, सल्फर, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसमें 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन है तो पहले एनर्जी लेवल में 2, दूसरे में 6, तो 2s2 2p4, इसका 3s2 3p4, तो जनरल लिखेंगे हम ns2 np4। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ग्राउंड स्टेट। ठीक है। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, तो 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन, तो 9 इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, पहले एनर्जी लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 7, तो 2s2 2p5 हो गए 7 इलेक्ट्रॉन, तो 2s2 2p5, तो जनरल लिख देंगे ns2 np5। ये एनर्जी इस तरह से बढ़ते हुए ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये इन एटम्स का। बोरोन कार्बन हम डिस्कस कर ही चुके हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फास्फोरस सल्फर ये सब कर चुके हैं डिस्कस। फ्लोरीन जो है कौन से पीरियड का आइटम है, फ्लोरीन n इक्वल टू 2 पीरियड का है। बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, n की जगह 2 बिठा देंगे तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2s2 2p5। इसमें n की जगह n इक्वल टू 3 बिठा देंगे तो 3s2 3p5 क्लोरीन का आउटर मोस्ट सेल का ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। n इक्वल टू 4 बिठा देंगे तो ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आउटर मोस्ट सेल का ns2 np5 में n की जगह 4 बिठा देंगे तो 4s2 4p5 ब्रोमीन का आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। n की वैल्यू 5 बिठा देंगे आयोडीन के केस में तो 5s2 5p5 आयोडीन का ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है आउटर मोस्ट सेल का, तो n की जगह 2 बिठा दो इसमें तो 2s2 2p4 हो जाएगा ऑक्सीजन का। n की वैल्यू 3 बिठा दो तो सल्फर का हो जाएगा 3s2 3p4। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट में बताना है तो n की जगह 2 बिठा दो तो 2s2 2p3। फास्फोरस का बताना है तो n इक्वल टू 3 बिठा दो 3s2 3p3। ठीक है, तो ये आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं इन एटम्स के। ठीक है, ये जो है हमने लिखे हैं ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आउटर मोस्ट सेल ऑफ एटम in ground state in ground state where n is the period number where n is the period number where small n equal to period number
period number of the atom ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, वैसे समझ में आ गया होगा कैसे आया। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। तो 9 प्रोटॉन एंड 9 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 9, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 9। तो 9 इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे? पहले एनर्जी लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 7। तो सेकेंड एनर्जी लेवल आउटर मोस्ट सेल है, उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 2s 2p, s में 2, p में 5, n की जगह 2 बिठाओ, इसमें 2s2 2p5। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा आपका फ्लोरीन का ग्राउंड स्टेट में। कौन सी स्टेट में? ग्राउंड स्टेट में। ये सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सी स्टेट में है? ग्राउंड स्टेट में है ये सब, ग्राउंड स्टेट में, इन ग्राउंड स्टेट। ठीक है। क्लोरीन का लिखना है तो n की जगह 3 बिठा दो, 3s2 3p5, एनर्जी बढ़ते हुए। ठीक है। ब्रोमीन का लिखना है तो n की जगह 4 बिठा दो, 4s2 4p5। आयोडीन का लिखना है तो n की जगह 5 बिठा दो, तो ये हो जाएगा 5s2 5p5, एनर्जी बढ़ते हुए। ऑक्सीजन का लिखना है n की जगह 2 बिठा दो, पीरियड नंबर 2 में है ऑक्सीजन, तो 2s2 2p4 हो जाएगा, 2s2 2p4, एनर्जी बढ़ते हुए। सल्फर का लिखना है n इक्वल टू 3 बिठा दो, 3s2 3p4, 3s2 3p4, एनर्जी बढ़ते हुए। आयोडीन का लिखना है तो n की जगह 5 बिठा दो, 5s2 5p4, वो तो लिख ही दिया है खैर। नाइट्रोजन का लिखना है तो नाइट्रोजन का n इक्वल टू 2 बिठाओ इसमें, तो 2s2 2p3 हो जाएगा नाइट्रोजन का। फास्फोरस का हो जाएगा 3s2 3p3, पीरियड नंबर 3 में है। ठीक है ना। तो आप लोग जो है इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिख सकते हो इन सभी के। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है। तो NH2 NP5। तो ब्रोमीन का लिखना है, ब्रोमीन के बारे में डिस्कस करना है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये n = 2, n = 3, n = 4। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP5, इन सब का ग्राउंड स्टेट में। तो ब्रोमीन का लिखना है तो n की जगह क्या बिठा दूंगा? 4। तो n की जगह बिठा देंगे 4, तो ये हो जाएगा 4s2 4p5, n की वैल्यू 4 बिठा देंगे।
तो ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया इन ग्राउंड स्टेट। ठीक है, ये एनर्जी बढ़ते हुए एस सब सेल एक ऑर्बिटल से बना होता है, पी सब सेल 3 ऑर्बिटल से बना होता है। फोर्थ एनर्जी लेवल में, फोर्थ एनर्जी लेवल जो होता है उसमें 4s 4p 4d भी होता है 4f भी होता है। तो 4d खाली है, 5 ऑर्बिटल से मिलके बना होता है डी सब सेल। 4f की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ज़्यादा एनर्जी हो जाएगी उसकी। 4d पहले काम में आएगा। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ग्राउंड स्टेट कोवेलेंसी कितनी होगी इसकी? ग्राउंड स्टेट कोवेलेंसी 1। और कितने लोन पेयर? 3 लोन पेयर। अब बाई फर्स्ट इंटरनल एक्साइटेशन क्या होगा? बाई फर्स्ट इंटरनल एक्साइटेशन पूरी तरह से भरे ऑर्बिटल से पूरी तरह से खाली ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन जंप कराएंगे। इसको बोलेंगे बाई फर्स्ट इंटरनल एक्साइटेशन। बाई फर्स्ट इंटरनल एक्साइटेशन ब्रोमीन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा। ब्रोमीन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो ये है 4s, ये है 4p और ये 4d। 4f भी है, खाली पड़ा हुआ है। 4f भी है, खाली पड़ा हुआ है, लेकिन वो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। एस सब सेल एक ऑर्बिटल, पी सब सेल 3 ऑर्बिटल, डी सब सेल 5 ऑर्बिटल से मिलके बना होता है। ठीक है, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, एज इट इज बना दिए। यहाँ पर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, एज इट इज बना दिया। ये 2 इलेक्ट्रॉन एज इट इज बना दिए। यहाँ पर, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, उनमें से यहाँ एक रह जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आ गया, तो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो कोवेलेंसी 3 हो जाएगी। फिर क्या होगा? 2 लोन पेयर बचे। अब यह क्या करेंगे अगला? नेक्स्ट इंटरनल एक्साइटेशन कराएंगे, पूरी तरह से भरा ऑर्बिटल से पूरी तरह से खाली ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जंप कराएंगे। इसको बोलेंगे हम सेकेंड इंटरनल एक्साइटेशन। तो इसके बाद आगे कंटिन्यू कर रहे हैं बाय सेकेंड इंटरनल एक्साइटेशन। बाय सेकेंड इंटरनल एक्साइटेशन तो क्या हो जाएगा? ब्रोमीन 4s 4p 4d। 4f भी खाली पड़ा हुआ है। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन एज इट इज बना देंगे। 4p में ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एज इट इज बना दिए। यहाँ पूरा भरा है, इसमें से एक रह गया। यहाँ यहाँ एक था ही सही, यहाँ से जंप करके एक यहाँ आ गया, तो यहाँ एक रह गया, यहाँ एक हो गया। तब कोवेलेंसी कितनी होगी इसकी? ब्रोमीन कौन सी स्टेट में आ गया? ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में था, ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में। ब्रोमीन इन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में है ब्रोमीन। ब्रोमीन इन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में ब्रोमीन। तो कोवेलेंसी कितनी होगी ब्रोमीन की सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में? देखो, 1 2 3 4 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक लोन पेयर है, तो 5 बॉन्ड बनाएगा ब्रोमीन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में, और एक लोन पेयर होगा। और फर्दर हम कर सकते हैं एक और इंटरनल एक्साइटेशन। पूरी तरह से भरे ऑर्बिटल से पूरी तरह से खाली ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन जंप करा देंगे। तो इसको बोलेंगे बाय थर्ड इंटरनल एक्साइटेशन। बाय थर्ड इंटरनल एक्साइटेशन। बाय थर्ड इंटरनल एक्साइटेशन। थर्ड इंटरनल एक्साइटेशन
बाई थर्ड इंटरनल एक्साइटेशन क्या हो जाएगा, ब्रोमीन हमारा थर्ड एक्साइटेड स्टेट में पहुंच चुका होगा, और क्या होगा, ये 3s, सॉरी, ब्रोमीन फोर्थ पीरियड का एटम है, 4s, ये 4p, ये 4d, यहाँ 4f भी होता है, खाली पड़ा है वो भी। एस सबसेल एक ऑर्बिटल से बना होता है, ई सबसेल 3 ऑर्बिटल से, डी सबसेल 5 ऑर्बिटल से मिलके बना होता है। ये 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एज इट इज बना देता हूं मैं। ठीक है, अब यहाँ पूरी तरह से भरा ऑर्बिटल है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ आ जाएगा, तो ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। अब तो टोटल 5 और 2 कितने हो गए, 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट में कोवेलेंसी कितनी होगी, 7। तो हम ये लिख सकते हैं कि ग्राउंड स्टेट कोवेलेंसी, ग्राउंड स्टेट कोवेलेंसी ऑफ ब्रोमीन इक्वल टू 1। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कोवेलेंसी ऑफ ब्रोमीन इज 3, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट कोवेलेंसी, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट कोवेलेंसी ऑफ ब्रोमीन इक्वल टू 5, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 5 कोवेलेंसी होगी। थर्ड एक्साइटेड स्टेट कोवेलेंसी, थर्ड एक्साइटेड स्टेट कोवेलेंसी ऑफ ब्रोमीन इक्वल टू 7, 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी ब्रोमीन की, 7। ठीक है, तो क्लोरीन ग्राउंड स्टेट में 1 बॉन्ड 3 लोन पेयर, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 3 बॉन्ड 2 लोन पेयर, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में 5 बॉन्ड 1 लोन पेयर, थर्ड एक्साइटेड स्टेट में 7 बॉन्ड 0 लोन पेयर। अब फर्दर इंटरनल एक्साइटेशन संभव नहीं है, क्योंकि खाली ऑर्बिटल तो है लेकिन लोन पेयर नहीं है इसके पास, पूरी तरह से भरा ऑर्बिटल नहीं है, तो इंटरनल एक्साइटेशन किसका कराओगे, फिर नहीं हो पाएगा इंटरनल एक्साइटेशन। तो क्या बोलेंगे कि ये ब्रोमीन के ग्राउंड फर्स्ट एक्साइटेड, सेकंड एक्साइटेड एंड थर्ड एक्साइटेड स्टेट में कोवेलेंसी कितनी कितनी होगी और कितने कितने लोन पेयर्स होंगे उन पे, ये पूरा डिटेल मैंने बता दिया है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये जो अभी मैंने डिस्कस करा है इसको मैं शॉर्ट में लिखा देता हूँ। ब्रोमीन 1 बॉन्ड 3 लोन पेयर, कौन सी स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में। ब्रोमीन, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इनको स्प्लिट कर दीजिए, डी ऑर्बिटल खाली होता है क्योंकि इसके पास 4d, 2 लोन पेयर बचेंगे। ये हो गया ब्रोमीन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फिर क्या करेंगे, ये 3 बॉन्ड तो है ही सही, ये लोन पेयर के कोई 2 इलेक्ट्रॉन है, इनको भी स्प्लिट कर दीजिए, 2 बॉन्ड और बढ़ गई, 5 बॉन्ड 1 लोन पेयर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में। फिर ये लोन पेयर के दोनों इलेक्ट्रॉन को भी स्प्लिट कर दीजिए, 2 बॉन्ड और बन जाएगी, क्योंकि 3d 4d होता है ना ब्रोमीन के पास, डी सबसेल खाली होता है, इसलिए ये हो गया 7 बॉन्ड 0 लोन पेयर, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट एंड थर्ड एक्साइटेड स्टेट।
ए, बी, सी एंड डी। चार केसेस है, चारों की चारों ही इंपॉर्टेंट है, चारों की चारों ही इंपॉर्टेंट केसेस हैं। ठीक है, तो ये मेमोराइज कर लीजिएगा डायरेक्टली। ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड, सेकंड एक्साइटेड स्टेट एंड थर्ड एक्साइटेड स्टेट। इसके बाद देखिए आयोडीन का भी इसी तरह से होगा। आयोडीन n = 5 होता है पीरियड नंबर। देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जनरल, तो फ्लोरीन का पीरियड नंबर होता है n = 2, क्लोरीन का n = 3, ब्रोमीन का n = 4 और आयोडीन का होता है n = 5। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट में होगा NH2 NP5। 7 इलेक्ट्रॉन होंगे सभी के आउटर मोस्ट सेल में। तो इस तरह से एनर्जी बढ़ती जा रही है। ठीक है, एन की जगह 5 बिठाएंगे, तो एन की जगह 5 बिठाएंगे तो आयोडीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 5s2 5p5 इन ग्राउंड स्टेट। कौन सी स्टेट में? इन ग्राउंड स्टेट। आयोडीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n = 5 बिठा देंगे इसमें, तो आपको ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयोडीन मिल जाएगा 5s5p। अच्छा, 5d 5f 5g भी होता है। तो 5d तो खाली पड़ा होगा, 5f 5g भी खाली पड़े होंगे, तो 5f 5g लिखने की जरूरत नहीं है, 5d से हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, एस सब सेल एक ऑर्बिटल से बना होता है, पी सब सेल 3 ऑर्बिटल से बना होता है, डी सब सेल 5 ऑर्बिटल से मिलके बना होता है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, इसमें 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये ग्राउंड स्टेट में आयोडीन का कॉन्फ़िगरेशन है। इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ग्राउंड स्टेट कोवेलेंसी कितनी होती है आयोडीन की? 1। और कितने लोन पेयर होते हैं इसके पास? 3 लोन पेयर। ठीक है, अब पूरी तरह से भरा ऑर्बिटल है, पूरी तरह से खाली ऑर्बिटल भी है। तो पूरी तरह से भरे ऑर्बिटल से पूरी तरह से खाली ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन जंप करा देंगे। इसको बोलेंगे बाय फर्स्ट इंटरनल एक्साइटेशन। बाय फर्स्ट इंटरनल एक्साइटेशन, बाय फर्स्ट इंटरनल एक्साइटेशन। तो क्या हो जाएगा देखिए, आयोडीन, आयोडीन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा। आयोडीन आपका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में सिचुएशन कुछ इस तरह से होगा। ये 5s 5p 5d 5f 5g भी होते हैं, खाली पड़े रहेंगे वो। 5d भी खाली है लेकिन 5d काम में आएगा। 5s, p सब सेल 3 ऑर्बिटल, d सब सेल 5 ऑर्बिटल। ठीक है, 1 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 और एक यहाँ था। तो देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ एक रह जाएगा, यहाँ एक हो जाएगा, तो यहाँ एक रह गया और यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया? यहाँ पर। तो 2 अनपेयर्ड हो गए, फिर एक पहले से था ही सही। हम बोल सकते हैं कि ये एक कोवेलेंसी तो पहले से ही थी, 2 कोवेलेंसी और बढ़ गई, 2 और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और 2 लोन पेयर है। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कोवेलेंसी कितनी होती है? 3। और देखिए बाय सेकेंड इंटरनल एक्साइटेशन, बाय सेकेंड इंटरनल, बाय सेकेंड इंटरनल एक्साइटेशन क्या होगा? ये आयोडीन
सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएगा आयोडीन। एनर्जी इस तरह से बढ़ते हुए, एनर्जी बढ़ती जा रही है इसे सब सेल की। 5s, 5p, 5d, 5f, 5g भी होते हैं, वो खाली पड़े होंगे। 5d काम में आएगा पहले। एस सब सेल एक ऑर्बिटल, पी सब सेल 3 ऑर्बिटल, डी सब सेल 5 ऑर्बिटल से मिलके बना होता है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है। अब देखो, ये पूरी तरह से भरे ऑर्बिटल से पूरी तरह से खाली ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन जंप करा दूंगा। यहाँ से यहाँ एनर्जी का डिफरेंस कम है, यहाँ ज़्यादा डिफरेंस है, तो यहाँ से यहाँ नहीं ले जाएंगे, यहाँ से यहाँ ले जाएंगे, एनर्जी कम चाहिए होगी, तो आसानी से हो जाएगा इंटरनल एक्साइटेशन। ये सेम एनर्जी लेवल, फिफ्थ एनर्जी लेवल में ही। तो क्या होगा, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन रह गया और यहाँ हो गया एक इलेक्ट्रॉन ये। तो इस तरह से हमारे पास टोटल कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है इस वक्त हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है और एक लोन पेयर है। तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट कोवेलेंसी ऑफ आयोडीन कितनी हो जाएगी, 5। इसके बाद आगे बढ़े हम लोग। बाई थर्ड इंटरनल एक्साइटेशन। थर्ड इंटरनल एक्साइटेशन में क्या करना है, पूरी तरह से भरे ऑर्बिटल से पूरी तरह से खाली ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन जंप करा देना है। तो ये जाएगा बाई थर्ड इंटरनल, बाई थर्ड इंटरनल एक्साइटेशन, बाई थर्ड इंटरनल एक्साइटेशन, बाई थर्ड इंटरनल, बाई थर्ड इंटरनल एक्साइटेशन, बाई थर्ड इंटरनल एक्साइटेशन। तो देखिए थर्ड इंटरनल एक्साइटेशन होगा तो क्या होगा, आयोडीन इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट, आयोडीन थर्ड एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा। एनर्जी इस तरह से बढ़ते हुए सब सेल की। 5s, 5p, 5d, 5f, 5g भी होते हैं, खाली पड़े होंगे। एस सब सेल एक ऑर्बिटल, पी सब सेल 3 ऑर्बिटल, डी सब सेल 5 ऑर्बिटल से मिलके बना होता है। ठीक है, अब देखो, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों में से एक यहाँ रह गया और एक जंप करके यहाँ आ गया, देख सकते हैं आप। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करके आ जाए, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही थे, यहाँ से जंप करके यहाँ आ गया इलेक्ट्रॉन। तो 5 तो पहले से अनपेड थे, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आ गया, तो यहाँ एक रह गया, यहाँ एक हो गया। तो इस तरह से 7 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं अब। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो 7 कोवेलेंसी हो जाएगी। थर्ड एक्साइटेड स्टेट कोवेलेंसी ऑफ आयोडीन इज 7 और कोई लोन पेयर नहीं है, तो इसके बाद फर्दर इंटरनल एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं है। तो लास्ट होगा मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ आयोडीन इज 7। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं, एक साथ समझा देता हूं जो पढ़ाया मैंने अभी आयोडीन के बारे में। आयोडीन ग्राउंड स्टेट में एक बॉन्ड बनाता है, 3 लोन पेयर रखता है।
फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में दो बॉन्ड और बढ़ा दूं, एक लोन पेयर कम हो जाएगा, दो लोन पेयर बचेंगे। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में फिर दो बॉन्ड और बढ़ा दूं, इस लोन पेयर को स्प्लिट करके दो बॉन्ड और बढ़ा दूं, दो बॉन्ड और बढ़ा दूं, एक लोन पेयर बचेगा। थर्ड एक्साइटेड स्टेट में इतना तो था ही सही, क्या करो, दो बॉन्ड फिर बढ़ा दो, एक लोन पेयर को खत्म कर दो, स्प्लिट कर दो इलेक्ट्रॉन को, तो सात बॉन्ड जीरो लोन पेयर। ये ग्राउंड स्टेट में, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में, और ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट में। तो ग्राउंड स्टेट में कैसा होगा, एक बॉन्ड तीन लोन पेयर। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आयोडीन तीन बॉन्ड दो लोन पेयर। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में आयोडीन पांच बॉन्ड एक लोन पेयर। और थर्ड एक्साइटेड स्टेट में आयोडीन क्या होगा, सेवन बॉन्ड जीरो लोन पेयर। तो इसमें भी ए, बी, सी एंड डी चार केसेज बन रहे हैं, चारों के चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है चारों केसेस, वेरी इंपॉर्टेंट। इनको मेमोराइज कर लीजिएगा आप लोग, डबल स्टार लगा दिए, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैं समराइज करवा देता हूँ कि मैंने क्या क्या पढ़ाया आपको। ठीक है, तो देखो समराइज करवा देता हूँ मैं। मैंने सबसे पहले आपको हाइड्रोजन पढ़ाया, एस ब्लॉक में। हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है जीरो लोन पेयर, फर्स्ट पीरियड का आइटम है। फिर उसके बाद पी ब्लॉक में बोरोन पढ़ाया, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। देखिए बोरोन तीन बॉन्ड बनाता है, एक खाली ऑर्बिटल होता है पी ऑर्बिटल। कार्बन चार बॉन्ड बनाता है, जीरो लोन पेयर। ये एक्साइटेड स्टेट में पाया जाता है हमेशा, बोरोन एंड कार्बन दोनों ही एक्साइटेड स्टेट में ही पाए जाते हैं। हाइड्रोजन तो ग्राउंड स्टेट में होता है। नाइट्रोजन तीन बॉन्ड एक लोन पेयर, कौन सी स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में। एन के नीचे पी होता है फास्फोरस, ग्राउंड स्टेट में सिमिलर प्रॉपर्टी होगी नाइट्रोजन के जैसे फास्फोरस की। नाइट्रोजन तीन बॉन्ड एक लोन पेयर, फास्फोरस भी तीन बॉन्ड एक लोन पेयर, ग्राउंड स्टेट में। फास्फोरस में इंटरनल एक्साइटेशन पॉसिबल है क्योंकि थ्री डी होता है इसके पास, ये सेकेंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है। टेन इक्वल टू थ्री में थ्री डी होता है, तो एक यहाँ और एक डी में चला जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो दो अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो दो बॉन्ड और बढ़ जाएगी। फास्फोरस फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में पांच बॉन्ड जीरो लोन पेयर। ठीक है, फास्फोरस एक्साइटेड स्टेट में पांच बॉन्ड जीरो लोन पेयर। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ग्राउंड स्टेट में दो बॉन्ड बनाता है, दो लोन पेयर रखता है। एन इक्वल टू टू में टू डी नहीं होता, तो इंटरनल एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं है। इसके नीचे होता है सल्फर। सल्फर भी ग्राउंड स्टेट में दो बॉन्ड दो लोन पेयर, कौन सी स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में, दो बॉन्ड दो लोन पेयर। लेकिन इसमें इंटरनल एक्साइटेशन पॉसिबल है, तो ये हो जाएगा, दो बॉन्ड और बढ़ जाएगी, एक लोन पेयर बचेगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में सल्फर दो बॉन्ड और बढ़ जाएगा, जीरो लोन पेयर, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, सल्फर इन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। अब उसके बाद देखिए, ऑक्सीजन के बाद आता है आपका फ्लोरीन। ग्राउंड स्टेट में एक बॉन्ड तीन लोन पेयर, ग्राउंड स्टेट में। ऐसे ही क्लोरीन भी ग्राउंड स्टेट में एक बॉन्ड तीन लोन पेयर, ग्राउंड स्टेट। ऐसे ही ब्रोमीन भी ग्राउंड स्टेट में एक बॉन्ड तीन लोन पेयर,
ऐसे आयोडीन भी ग्राउंड स्टेट में एक बॉन्ड 3 लोन पेयर, n इक्वल टू 2 में 2d नहीं होता तो इंटरनल एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5 में डी सब सेल्स खाली पड़े होते हैं इनके पास, तो इनमें इंटरनल एक्साइटेशन पॉसिबल है। तो ग्राउंड स्टेट में ऐसा होगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ऐसा, 2 बॉन्ड और बढ़ा देंगे, 2 लोन पेयर बचेंगे। फिर नेक्स्ट सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में 2 बॉन्ड और बढ़ा देंगे, 1 लोन पेयर बचेगा। फिर थर्ड एक्साइटेड स्टेट में 2 बॉन्ड और बढ़ा देंगे, 0 लोन पेयर। तो ग्राउंड स्टेट ये होगी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये होगी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ये होगी थर्ड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है। ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन में n इक्वल टू 4 में 4d होता है, तो यहाँ भी इंटरनल एक्साइटेशन पॉसिबल है। तो ग्राउंड स्टेट में 1 बॉन्ड 3 लोन पेयर, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 2 बॉन्ड और बढ़ा दीजिए, 2 लोन पेयर बचेंगे। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में इतना तो है ही सही, 2 बॉन्ड और बढ़ा दीजिए, 1 लोन पेयर बचेगा। और थर्ड एक्साइटेड स्टेट में ब्रोमीन, ये 5 बॉन्ड तो है ही सही, ये लोन पेयर को स्प्लिट करके 2 बॉन्ड और बढ़ा दीजिए, तो 7 बॉन्ड 0 लोन पेयर। तो ग्राउंड स्टेट ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, और ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट। ऐसे आयोडीन के बारे में बात करें, आयोडीन के बारे में बात करें तो ग्राउंड स्टेट में आयोडीन 1 बॉन्ड 3 लोन पेयर, n इक्वल टू 5 में 5d होता है क्योंकि इसके पास खाली, इसलिए 2 बॉन्ड और बढ़ जाएगी, 2 लोन पेयर बचेंगे। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में 2 बॉन्ड और बढ़ा देंगे, 1 लोन पेयर बचेगा। थर्ड एक्साइटेड स्टेट में ये 2 बॉन्ड और बढ़ा देंगे, 0 लोन पेयर। ये ग्राउंड स्टेट, ये है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, और ये है थर्ड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा आपके सामने है। ठीक है। यहाँ पर देखिए सेकेंड पीरियड का एटम है n इक्वल टू 2, यहाँ पर ये थर्ड पीरियड के एटम्स है n इक्वल टू 3, ये n इक्वल टू 4, ये n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 2 में 2s एंड 2p होता है, n इक्वल टू 2 में 2s 2p होता है, 2s 2p। n इक्वल टू 3 में 3s भी होता है, 3p भी होता है, एंड 3d भी होता है। n इक्वल टू 4 में 4s 4p 4d भी होता है, एंड 4f भी होता है। n इक्वल टू 5 में 5s होता है, n इक्वल टू 5 में 5s होता है, 5p भी होता है, 5d भी होता है, और 5f भी होता है, और 5g भी होता है। तो इनमें ऑक्टेट एक्सपेंशन पॉसिबल है, लेकिन इसमें ऑक्टेट एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं है। ऑक्टेट
expansion is never possible. Never possible. Octet expansion is never possible. बाकी इनमें octet expansion is possible. Octet expansion is possible. क्लियर होगी ये बात? तो ये कोवेलेंसी के बारे में जानकारी हमने दी आप लोगों को। अब इसके बाद है सम अदर इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल्स एंड देयर स्ट्रक्चर्स। तो हेडिंग डालिए, सम इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल्स, सम इम्पोर्टेंट, some important molecules and their structures. Some important molecules and their structures. Some important molecules and their structures. तो सबसे पहले हम बात करते हैं, पहले हम लेते हैं हाइड्रोजन। ग्राउंड स्टेट में होता है ये, ग्राउंड स्टेट में एक बॉन्ड जीरो लोन पेयर। तो एक हाइड्रोजन एटम के साथ दूसरा हाइड्रोजन जोड़ दीजिए ऐसे कैसे। तो एक बॉन्ड जीरो लोन पेयर, ये भी एक बॉन्ड जीरो लोन पेयर, म्यूचुअली एक बॉन्ड बना दिया, तो ये हो गया H2 मॉलिक्यूल। ठीक है। अब हाइड्रोजन के बाद हम बात करते हैं, अगला एग्जाम्पल लेते हैं, पी ब्लॉक में आ जाता है बोरोन। बोरोन तीन बॉन्ड बनाता है, एक ऑर्बिटल खाली होता है इसके पास। बोरोन एंड कार्बन हमेशा ही ग्राउंड एक्साइटेड स्टेट में पाए जाते हैं, मालूम है ना आपको, याद रखना, एक्साइटेड स्टेट में बोरोन। तो पहला एग्जाम्पल हो गया इसका, एक बोरोन जो है तीन बॉन्ड बनाता है, एक खाली ऑर्बिटल रखता है। ठीक है। तो यहाँ H लगा दो, यहाँ H लगा दो, यहाँ H लगा दो, ये हो गया BH3, काफी इंपॉर्टेंट है BH3। दूसरा एग्जाम्पल ले लो, बोरोन तीन बॉन्ड बनाता है, एक खाली ऑर्बिटल होता है, तो यहाँ पर F लगा दो, यहाँ पर भी F लगा दो, यहाँ पर भी F लगा दो। प्रत्येक फ्लोरीन एक बॉन्ड तीन लोन पेयर, ग्राउंड स्टेट में फ्लोरीन एक बॉन्ड तीन लोन पेयर, ये तो आपको मालूम होगा ही, पढ़ा चुका हूँ मैं क्योंकि ये चीज़। तो ये हो गया बोरोन ट्राइफ्लोराइड BF3 मॉलिक्यूल। तीसरा एग्जाम्पल ले सकते हो आप, बोरोन तीन बॉन्ड बनाता है, एक खाली ऑर्बिटल होता है, क्लोरीन लगा दो, क्लोरीन एक बॉन्ड तीन लोन पेयर, ये क्लोरीन भी एक बॉन्ड तीन लोन पेयर, ये क्लोरीन भी एक बॉन्ड तीन लोन पेयर। तो ये हो गया बोरोन ट्राइक्लोराइड BCl3, BCl3। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, तीनों Cl हटा के तीन OH लगा दो। पहला BH3 हो गया, दूसरा BF3, तीसरा BCl3 हो गया। चौथा एग्जाम्पल ले सकते हो आप, कि ये बोरोन जो है इस पर तीन Cl जुड़े हुए थे, उन तीनों Cl को हटा के तीनों जगह OH लगा दो इस तरह से। तो ये हो गया B पर तीन OH लगे हुए हैं, इसको लिख सकते हो आप। अतः बोरोन के पास तीन बॉन्ड एक खाली ऑर्बिटल, ऑक्सीजन दो बॉन्ड दो लोन पेयर। ठीक है, ऑक्सीजन दो बॉन्ड दो लोन पेयर, ये ऑक्सीजन भी दो बॉन्ड दो लोन पेयर। हाइड्रोजन प्रत्येक एक बॉन्ड बनाएगा प्रत्येक हाइड्रोजन, तो यहाँ लिख सकते हैं हम BOH होल थ्राइस।
O भी 3 है, H भी 3 है, तो OH का होल थ्राइस, BOH होल थ्राइस। या ऐसे बोल दें कि H3BO3, H3BO3। ठीक है, ये बोरोन का डिस्कशन हो गया। बोरोन के बाद अगली बात करते हैं हम कार्बन की। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 0 लोन पे रखता है। कौन सी स्टेट में? एक्साइटेड स्टेट में। पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं। कार्बन 4 बॉन्ड 0 लोन पेयर, 4H लगा दो इस पे, तो ये हो गया आपका CH4। इसको मीथेन कहते हैं, CH4। दूसरा एग्जाम्पल, कार्बन को कार्बन के साथ ही कनेक्ट कर दो सिंगल बॉन्ड से। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 0 लोन पेयर। ये कार्बन भी 4 बॉन्ड बनाएगा, 0 लोन पेयर। इस पर H लगा दो 3, इस पर भी 3H लगा दो। इसको ऐसे कंडेंस्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, C पर 3H है और इस C पर भी 3H है। इस C पर 3H है, इस C पर 3H है, और CC के बीच में सिंगल बॉन्ड है। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा C2H6। 2 कार्बन तथा 6 हाइड्रोजन, C2H6। इसको इथेन बोलते हैं, इसको मीथेन बोलते हैं, इसको इथेन बोलते हैं। 2 एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो वो होगी सिग्मा बॉन्ड। ये सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये सिग्मा 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 सिग्मा। ये सिंगल बॉन्ड है तो ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड। तो 2 एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड होती है तो वो कोवेलेंट बॉन्ड कौन सी बॉन्ड होती है? सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, और आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं कार्बन का ही। कार्बन एंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा दो, तो 1 2 3 4 बॉन्ड 0 लोन पेयर, ये भी 1 2 3 4 बॉन्ड 0 लोन पेयर, और ऐसे H चिपका दो। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड तथा एक पाई बॉन्ड होगी। 2 एटम के बीच में एक साथ 2 बॉन्ड है तो उनमें एक सिग्मा होती है और एक पाई बॉन्ड होती है। और ये सिंगल बॉन्ड है तो वो सिग्मा बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिग्मा, सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, इसको बोल सकते हैं कि C पर 2H लगे हुए हैं, CH2। इस C पर भी 2H जुड़े हुए हैं, CH2। और ये जो डबल बॉन्ड है इन दोनों कार्बन के बीच में है, C डबल बॉन्ड C, तो इसको बोलेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2। कार्बन है 2, हाइड्रोजन है 4, C2H4 इथीन। ये इथीन मॉलिक्यूल है, एक्सटेंडेड फॉर्म, ये कंडेंस फॉर्म, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, C डबल बॉन्ड C। कार्बन कार्बन के बीच में एक साथ 2 बॉन्ड है वो, तो उसको पढ़ते हैं डबल बॉन्ड। क्या पढ़ते हैं बेटा उसे? डबल बॉन्ड। ये आपकी कौन सी बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में क्या होता है? 1 सिग्मा, 1 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 पाई बॉन्ड। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड तथा एक पाई बॉन्ड होती है, ये याद रखना। नेक्स्ट लेते हैं कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तीसरा चौथा एग्जाम्पल है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। फोर्थ एग्जाम्पल, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ 3 बॉन्ड से एक साथ कनेक्टेड है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3, और ये 4 बॉन्ड, ये भी 1 2 3 और ये के 4 बॉन्ड। यहाँ पर H लगा दीजिए, यहाँ पर H लगा दीजिए। 2 एटम के बीच में एक साथ 3 बॉन्ड है तो उसको बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होती है, बाकी बची हुई पाई बॉन्ड्स होती है दोनों। एक सिग्मा बॉन्ड, बची हुई पाई बॉन्ड्स है। ये सिंगल बॉन्ड है तो ये सिग्मा ही होगी, ये सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा होगी। आवश्यक रूप से 2 एटम के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड होती है और बची हुई पाई बॉन्ड्स होती है। ट्रिपल बॉन्ड पढ़ते हैं इसको। इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? कार्बन कार्बन के बीच में एक साथ 3 बॉन्ड है, इसको बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड।
दिस इज ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा बॉन्ड होती है, ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा बॉन्ड होती है तथा 2 पाई बॉन्ड्स होती है, 2 पाई बॉन्ड्स होती है। ठीक है, इसे याद रखेंगे। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। कार्बन के बाद हम बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन ग्राउंड स्टेट में पाया जाता है। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड 1 लोन पेयर। कौन सी स्टेट में होता है ये? ग्राउंड स्टेट में। इसके एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड 1 लोन पेयर। यहाँ H चिपका दो, यहाँ भी H, यहाँ भी H चिपका दो। एक नाइट्रोजन पर 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, नाइट्रोजन पे 1 लोन पेयर है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, एटम की संख्या 1 नाइट्रोजन, हाइड्रोजन की संख्या 3 हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम 1 है, 3 हाइड्रोजन है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तीनों H इस पे जुड़े हुए हैं, तीनों H चिपका के लिख दो तो कंडेंस फॉर्म, एक्सटेंडेड फॉर्म, कंडेंस फॉर्म, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसको बोला जाता है अमोनिया, AMMONIA। दिस इज अमोनिया मॉलिक्यूल। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के साथ ही सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दो। आप जानते हो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, 1 लोन पेयर रखता है, समझ रहे हो ना? नाइट्रोजन ये भी 3 बॉन्ड बनाएगा, 1 2 3 बॉन्ड 1 लोन पेयर। यहाँ H, यहाँ H, ऐसे यहाँ H और यहाँ H चिपका दो। इस नाइट्रोजन पर 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ऐसे ही इस नाइट्रोजन पर 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। इस नाइट्रोजन पर 1 लोन पेयर है, इस नाइट्रोजन पर 1 लोन पेयर है। दोनों नाइट्रोजन के बीच में है ये सिंगल बॉन्ड, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया 2 नाइट्रोजन 4 हाइड्रोजन। इसको कहा जाता है हाइड्रोजीन, HYDRAZENE। हाइड्रोजीन, हाइड्राजीन है ये। ठीक है, हाइड्रोजीन। अब देखो इसके बाद नाइट्रोजन को नाइट्रोजन से ही ट्रिपल बॉन्ड से जोड़ दीजिए। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं नाइट्रोजन का ही। नाइट्रोजन को नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड से जोड़ दीजिए, क्योंकि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, तो 1 2 3 बॉन्ड 1 लोन पेयर। ये नाइट्रोजन भी 1 2 3 बॉन्ड और 1 लोन पेयर। यहाँ पर H चिपका दीजिए, यहाँ पर भी H चिपका दीजिए। ये हो गया NH, ये भी हो गया NH। नाइट्रोजन पे H जुड़ा है, नाइट्रोजन पे H जुड़ा हुआ है, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है नाइट्रोजन के बीच में। इस N पर लोन पेयर, इस नाइट्रोजन पर भी लोन पेयर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया N2H2, N2H2। इसको बोला जाता है हाइड्रेजोन, HYDRAZONE। हाइड्रेजोन क्या बोला जाता है इसे बेटा? हाइड्रेजोन, HYDRAZONE, हाइड्रेजोन। दिस इज हाइड्रेजोन। ठीक है। नेक्स्ट चौथा एग्जाम्पल ले लेते हैं। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है ना, तो नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के साथ ही ट्रिपल बॉन्ड से जोड़ दीजिए। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड 1 लोन पेयर, ये नाइट्रोजन भी 3 बॉन्ड 1 लोन पेयर। ठीक है, तो H तो है ही नहीं, डायरेक्ट लिख देंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा 2N2। इसको बोलते हैं नाइट्रोजन गैस का एक मॉलिक्यूल है, ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है N2। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन का भी हो गया। नाइट्रोजन के बाद बात करते हैं हम लोग ऑक्सीजन की। सॉरी, नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस होता है। नाइट्रोजन के नीचे क्या होता है? फास्फोरस। तो फास्फोरस की बात करें तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड 1 लोन पेयर, वैसे ही फास्फोरस भी 3 बॉन्ड 1 लोन पेयर, ग्राउंड स्टेट में लेकिन, है ना? और एक्साइटेड स्टेट पॉसिबल है फास्फोरस में, 5 बॉन्ड 0 लोन पेयर। कौन सी स्टेट में? एक्साइटेड स्टेट में। तो A एंड B दो केसेस हम डिस्कस करने वाले फास्फोरस के। तो सबसे पहले लेते हैं हम केस A फास्फोरस का। फास्फोरस का केस A।
फास्फोरस 3 बॉन्ड, सॉरी, फास्फोरस 3 बॉन्ड, एक लोन पेयर। नाइट्रोजन की तरह 3 बॉन्ड, एक लोन पेयर, कौन से स्टेट में? ग्राउंड स्टेट में। इसका पहला एग्जांपल लिया जैसे मैंने, ये पी है, फास्फोरस 3 बॉन्ड बनाता है, एक लोन पेयर रखता है, यहाँ एच लगा दिया, यहाँ भी एच और यहाँ भी एच लगा दिया, ये हो गया पी। इस पर 3 एच लगे हुए हैं, पी पर एक लोन पेयर है, पी पर ही 3 एच सटे हुए हैं, कंडेंस फॉर्म में लिख दिया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, एक फास्फोरस 3 हाइड्रोजन एटम, एटम्स की संख्या दर्शाता है बस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसको बोलते हैं फॉस्फीन गैस, PHOSPHINE, फॉस्फीन। फॉस्फीन गैस का मॉलिक्यूल है PH3। इसमें जो है सड़ी हुई मछली जैसी दुर्गंध आती है, इसको बोलते हैं रोटन फिश स्मेल। कैसी स्मेल आती है इसमें? रोटन फिश स्मेल, रोटन फिश स्मेल, रोटन फिश स्मेल, रोटन फिश स्मेल आती है इसमें, फॉस्फीन में, रोटन फिश स्मेल। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। फॉस्फोरस 3 बॉन्ड बनाता है, एक लोन पेयर रखता है ग्राउंड स्टेट में, तो यहाँ Cl लगा देते हैं, यहाँ भी Cl, यहाँ भी Cl लगा देते हैं। प्रत्येक क्लोरीन एक बॉन्ड, 3 लोन पेयर। जो नेबरिंग एटम जोड़े जाएंगे सेंट्रल एटम के राउंड, वो जनरली ग्राउंड स्टेट में जोड़े जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, PCl3, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। इसके बाद आगे बढ़े हम लोग। तीसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल है P4 मॉलिक्यूल होता है, एक P यहाँ पर है, एक P यहाँ पर है, एक P यहाँ पर है। ये प्लेन में है तीनों P। ट्राइंगल के सेंटर के ऊपर एक P है जो पीछे वाले P और दोनों आगे वाले P जो है उनसे जुड़ा हुआ है। इस P पर एक लोन पेयर, इस पर P पर एक लोन पेयर, इस पे लोन पेयर, इस पे भी एक लोन पेयर। प्रत्येक फास्फोरस 3 बॉन्ड, एक लोन पेयर, प्रत्येक फास्फोरस 3 बॉन्ड, एक लोन पेयर। इसको बोलेंगे P4 मॉलिक्यूल। व्हाइट फास्फोरस या येलो फास्फोरस होता है ये, इसको बोला जाता है, दिस इज व्हाइट फास्फोरस। व्हाइट फास्फोरस, ठीक है। तो ये हो गया P4। इसके बाद नेक्स्ट चौथा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ये P, P, P और ये P, 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 P। यहाँ पर बॉन्ड होता था इनके बीच में, तो ये सभी इंडिविजुअली P4, P4, P4 सब व्हाइट फास्फोरस है। लेकिन ये बॉन्ड यहाँ बीच में नहीं हो, ये बॉन्ड को आधी आधी कट कर दूं, इस बॉन्ड को आधी आधी कट कर दूं, और क्या करूं, आधी बॉन्ड इधर और आधी बॉन्ड इधर मिला दूं, तो ये ऐसे ऐसे, और आधी बॉन्ड इधर आधी बॉन्ड इधर, ऐसे जुड़ी होगी, ऐसे आगे, इधर भी आगे ऐसे जुड़ी होगी। तो क्या बोलेंगे हम इसे? क्या क्या रिपीट हो रहा है यहाँ पर? यहाँ रिपीट हो रहा है, यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रिपीट हो रहा है? बार बार, बार बार रिपीट हो रहा है, P4, P4, ठीक है ना, P4, ऐसे n टाइम्स रिपीट हो रहा है, n इज अ लार्ज नंबर, इसको बोलेंगे P4। अच्छा, प्रत्येक फास्फोरस पे एक लोन पेयर है, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। फास्फोरस 3 बॉन्ड, एक लोन पेयर, ग्राउंड स्टेट में है, ठीक है। P4 होल n, where n is the large number, where n is the large number, n is the
large number. N is the large number. तो P4 होल एन में फास्फोरस एटम की संख्या ज्यादा होगी P4 मॉलिक्यूल के मुकाबले में। तो रेड फास्फोरस बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रेड फास्फोरस। दिस इज रेड फास्फोरस। रेड फास्फोरस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेड फास्फोरस में फास्फोरस एटम्स की संख्या ज़्यादा होती है, इसलिए ये ज़्यादा यूज किया जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, फास्फोरस ग्राउंड स्टेट में एग्जांपल्स हो गए। अब फास्फोरस के एक्साइटेड स्टेट में बात करते हैं हम लोग। पी पी डिस्कस कर रहे हैं फास्फोरस एक्साइटेड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट में 3 बॉन्ड 1 लोन पेयर था। लोन पेयर को स्प्लिट करके 2 बॉन्ड और बढ़ा दी तो 5 बॉन्ड 0 लोन पेयर। कौन सी स्टेट में? फास्फोरस इन एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो फास्फोरस एक्साइटेड स्टेट में कैसे होगा? पहला एग्जांपल, फास्फोरस 1 2 3 4 5 बॉन्ड। 3 बॉन्ड तो ऐसे प्लेन में होगी और 1 बॉन्ड ऊपर 1 बॉन्ड नीचे, ये एक्सियल बॉन्ड्स होगी और ये इक्विटोरियल बॉन्ड्स है। यहाँ पर Cl लगा दिया, यहाँ पर Cl, यहाँ Cl लगा दिया, यहाँ Cl लगा दिया। प्रत्येक क्लोरीन 1 बॉन्ड 3 लोन पेयर। नेबरिंग एटम से क्लोरीन ग्राउंड स्टेट में जोड़े जाएंगे। ठीक है, सेंट्रल एटम इंटरनल एक्साइटेड स्टेट, इंटरनल एक्साइट होते हुए एक्साइटेड स्टेट में फास्फोरस। इसको बोलेंगे कि PCl5, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। PCl5, PCl5 फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। इसमें ये 2 बॉन्ड कमजोर होती है, बाकी ये मजबूत होती है। ये एंगल 120 120 120। प्लेन में क्या होगा? 1 बॉन्ड इधर, एक इधर, एक इधर। प्लेन में है 120 120 120, 12 12 12 या 36, 360 डिग्री हो गए टोटल। तो बोलेंगे कि 120 120 120। और प्लेन से कितने डिग्री एंगल पर है? ऊपर, ऊपर वाला Cl प्लेन के साथ 90 डिग्री पर। तो ये 90 डिग्री पर है। प्लेन से नीचे वाला Cl भी 90 डिग्री पर है। तो प्लेन में जो क्लोरीन है उनसे Cl 90 डिग्री पर है, कम गैप है, तो ये रिपेल करेंगे एक दूसरे को। Cl ऊपर खिसक जाता है, ओवरलैपिंग कमजोर हो जाती है, बॉन्ड कमजोर होता है। ऐसे नीचे वाला Cl भी प्लेन में मौजूद Cl के द्वारा, प्लेन में मौजूद Cl के साथ नीचे वाला Cl 90 डिग्री एंगल बना रहा है। तो छोटा एंगल है 90 डिग्री, तो क्या होगा? रिपेल होंगे क्लोरीन क्लोरीन, गैप कम है इनके बीच में, तो नीचे खिसक जाता है Cl, ओवरलैपिंग कमजोर पड़ जाती है, ये बॉन्ड कमजोर होता है। तो एक्सियल बॉन्ड्स वीक बॉन्ड है। और इक्विटोरियल बॉन्ड्स जो है, जैसे ये इक्विटोरियल पोजीशन पे Cl एंड Cl जुड़े हुए हैं, तो Cl एंड Cl के बीच में 120 डिग्री एंगल, बड़ा एंगल है। तो बड़ा एंगल होगा तो दोनों Cl के बीच में गैप ज्यादा है, गैप ज्यादा है तो रिपेल कम करेंगे एक दूसरे को, इसलिए क्या होगा? ये बॉन्ड मजबूत होगी, आराम से ऐसे कांटेक्ट में रहेंगे, जकड़े रहेंगे। तो बोलेंगे कि ये तीनों बॉन्ड मजबूत बॉन्ड है। तो इक्विटोरियल बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर एंड एक्सियल बॉन्ड्स आर वीकर। तो वीक बॉन्ड, ये भी वीक बॉन्ड, ये बॉन्ड आसानी से टूट जाती है, ये भी आसानी से टूट जाती है। थोड़ा ध्यान रखेंगे कि PCl5 को जब हीट किया जाता है तो वो PCl3 एंड Cl2 में ब्रेक हो जाता है। PCl3 में फास्फोरस ग्राउंड स्टेट में पहुंच जाता है, फास्फोरस यहाँ एक्साइटेड स्टेट में था। ठीक है, तो इसे याद रखें। PCl3 गिव्स ऑन हीटिंग, PCl5 गिव्स PCl3 प्लस Cl2 ऑन हीटिंग। ट्राइंगल बना रखा है, इसका मतलब है हीट करने पर। ठीक है, अब दोनों Cl को हटा के, दोनों Cl को हटा के, दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। दोनों Cl को हटा के एक फास्फोरस की 2 बॉन्ड जो होगी उसको एक साथ डबल बॉन्ड करते हुए O से जोड़ देते हैं, सेकेंड पीरियड वाला एटम जो है उससे। और क्या है ये? बाकी 3 स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स थी वो एज इट इज जुड़ी रहेगी। Cl Cl Cl, प्रत्येक क्लोरीन 1 बॉन्ड 3 लोन पेयर। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड 2 लोन पेयर। फास्फोरस 5 बॉन्ड 0 लोन पेयर, एक्साइटेड स्टेट में फास्फोरस। इसको बोलेंगे POCl3, फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड POCl3।
इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये स्ट्रक्चर जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, POCl3। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल में क्या करूंगा, तीनों Cl को हटा के OH 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 लगा दूंगा। ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल, P डबल बॉन्ड O, दो लोन पेयर, यहाँ O लगाया, O पर H, इधर भी O लगाया, O पर H, इधर O लगाया और O पर H। ये दो लोन पेयर है, इस पर भी दो लोन पेयर, इस पर भी दो लोन पेयर। H कितने हैं, 3, H 3, P एक है, O कितने हैं, 1 2 3 4, H3PO4, H3PO4, इसका नाम होता है फॉस्फोरिक एसिड, PHOS PHORIC, फॉस्फोरिक एसिड। दिस इज फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आता है। फॉस्फोरस जो है सेंट्रल एटम, देखो हाइड्रोजन प्लस जनरली नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन, तो ये क्या है, एक तरह का ऑक्सी एसिड है। कैसा है, ऑक्सी एसिड। ऑक्सी एसिड की क्या पहचान है, हाइड्रोजन प्लस जनरली नॉन मेटल, हाइड्रोजन प्लस जनरली नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस जनरली नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सी एसिड की पहचान है। तो ऐसा ऑक्सी एसिड जिसमें सेंट्रल एटम जो है उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 8 से ज्यादा, ऑक्टेट एक्सपेंडेड हो, और सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर ना हो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ सेंट्रल एटम 2 2 4 6 2 8 2 10, ऑक्टेट एक्सपेंडेड है। ठीक है। ऑक्टेट इज एक्सपेंडेड, octet is expanded in excited state of phosphorus, and there is no lone pair on phosphorus atom, central atom, then such oxy acid is strong acid। तो ये क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड, दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड। H3PO4 स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और स्ट्रॉन्ग एसिड बहुत ज्यादा काम की चीज है, स्ट्रॉन्ग एसिड बहुत ज्यादा काम का है ये। तो याद रखना, H3PO4 डबल स्टार लगा दिया है मैंने, स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसको फॉस्फोरिक एसिड कहा जाता है H3PO4 को, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। डबल स्टार हाईलाइट कर देता हूं मैं थोड़ा और ज्यादा, बहुत इंपॉर्टेंट है डबल स्टार। स्ट्रॉन्ग एसिड H3PO4, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है ये, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है। H3PO4, तो फास्फोरस की एक्साइटेड स्टेट वाले एग्जांपल्स भी हमारे कंप्लीट हो गए। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू ऑल।